नमस्कार, जय हिंद और जय तु भारतम। आज कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। नेपाल में जो त्रासदी हुई है और जो भी खबरें आ रही हैं, उससे भले ही हम ये कहें कि 1000, 2000 लोग, 3000 लोग मरे या गायब हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये त्रासदी जो है, इस वर्ष की भयंकरतम त्रासदियों में से एक है। और ये त्रासदी जो है, एक दिन की हुई नहीं है। वैसे तो लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ की चोटी जो है वो टूटी, एवलांश आया और उसके पहले जो है सो कि 4.5 से 4.44 से लेकर के 5.2 रिक्टर स्केल पे जो सिस्मिक एक्टिविटी हुई, जो भूकंप आया, और उस भूकंप के आने के बाद एवलांश आया और वो तिब्बत जो है, तिब्बत से जो नदी निकलती है जिसको कि नेपाल में भोटे कोशी भी बोलते हैं। असल में भोटे जो है वो नेपाली में तिब्बत का नाम हो जाता है। मुझे याद आता है बहुत पहले मैं वो एक कुत्ते के बारे में देख रहा था, कुत्तों के ब्रीड के बारे में। तो एक कुत्ता मुझे दिखा, भूटिया। होता बहुत छोटा कुत्ता है, बहुत तेज होता है। तो जब मैं ये भोटे शब्द देखा न्यूज़ में, भोटे कोशी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा खोजा। तो वो भोटे भूटिया से आया है, जिसको कि नेपाली में तिब्बत के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके कारणों के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत बातें कही होंगी। मैं यहाँ पे दूसरी बात रखना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने एक कहीं या तो किसी फिल्म में देखा था या किसी उपन्यास में पढ़ा था, और वो मेरे मन में धंस गई थी वो बात कि जब सीमा का उल्लंघन होता है तो विनाश की घड़ी आती है। और यह सच है कि मानव ने जब जब प्रकृति के सीमा का उल्लंघन किया है, तब तब प्रकृति ने दंड दिया है। जब से तिब्बत चीन के कब्जे में आया, नेपाल की सीमा भी और भारत की सीमा भी चीन से लगने लगी। उसके पहले तो हमारी सीमाएं तिब्बत से लगती थी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि चीन ने इतना निर्माण किया है तिब्बतीन प्लाटो पे, और ये भी मानिए कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो नई पर्वत श्रृंखला है। भले ही वो 2-3 लाख वर्ष पुरानी हो, लेकिन पृथ्वी के इतिहास में 2-3 लाख वर्ष, मुझे ये पक्का ध्यान नहीं आ रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी वर्ष पुरानी है। तो इसलिए मैंने कहा कि भले ही वो 2-3 लाख वर्ष पुरानी हो, लेकिन 2-3 लाख वर्ष पुराना होना भी जो है पृथ्वी के इतिहास में, इस धरा के इतिहास में नया ही माना जाएगा। हमारे छोटा नागपुर के पठार, डेक्कन के पठार, वेस्टर्न घाट, वो हिमालय से पुराने हैं। विंध्याचल, वो हिमालय से पुराने हैं। पामीर का पठार, वो हिमालय से पुराना है। उसमें इतने ग्लेशियर हैं। मुझे अब यहाँ पर मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर और उस ट्रैक्ट को, या ये तिब्बत के प्लाटो वाले ट्रैक्ट को जिसमें कितने ग्लेशियर हैं, उसको थर्ड पोल कहा जाता है। मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, तिब्बत वाले ट्रैक्ट को जहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर हैं, उसको थर्ड पोल कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इतने बर्फ़ हैं, और मतलब कि पीने योग्य जल का इतना बड़ा भंडार है, बर्फ़ का इतना बड़ा भंडार है कि इसको जियोलॉजिस्ट जो हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने इसको थर्ड पोल का नाम दिया है। देखिए, ये घटनाएं नई नहीं हैं और ये घटनाएं रुक जाएंगी, ये भी नहीं है। क्योंकि प्रकृति की विनाश लीला हमने 2013 में केदारनाथ में भी देखी थी। उसके बाद उत्तराखंड में ही एक और त्रासदी हुई थी, जहाँ पे एक शहर पूरा का पूरा बह गया था। तो ये घटनाएं नई नहीं हैं और ये घटनाएं खत्म भी नहीं होंगी। नई इसलिए नहीं है क्योंकि एक नदी जो है, या जल का बहाव जो है, वो अपना रास्ता नहीं भूलता है, जो उसका कैचमेंट एरिया होता है। और इसलिए उसको कैचमेंट एरिया बोला जाता है कि नदी जब पूरे अपने उभार पे आती है, जब अपने पूरे बहाव पे आती है, तो वो जितना क्षेत्र लेती है, हो सकता है कि वो 10 साल में एक बार हो रहा हो, 20 साल में एक बार हो रहा हो, कई बार तो 25, 30, 40 सालों में एक बार आया। लेकिन लोगों की
लोगों की स्मृति बहुत छोटी होती है, जिसको वो बोलते हैं ना कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी वीक। लोगों को लगता है कि अरे 10 साल से पानी नहीं आया है, 15 साल से पानी नहीं आया है, आया 20 साल से बाढ़ नहीं आया है, यहाँ बांध बन गया है, वहाँ हमने एक डैम बना दिया है, कुछ तो किया है। ऐसा नहीं है। और नदी जब, हो सकता है फ्लैश फ्लड हो, बादल फटा हो, या किसी झील का कोई हिस्सा कमज़ोर पड़ गया हो समय के साथ और पानी का बहाव एक ही बार आया, और जब आया तो जो अपने अपनी पुरानी सीमा जो है नदी की, वो जो कैचमेंट एरिया है, उसको वो वहाँ तक वो पहुँचता है। और हमको लगता है कि इस केस में भी यही हुआ है। ये अगर आप देखेंगे कि तिब्बत से वो निकलती है, त्रिशूली नदी बनती है, नारायणी नदी बनती है, 2 भागों में बढ़ती है, फिर भारत में आती है तो फूटे कोसी जो है सो कि वो गंडक कहलाने लगती है। अभी भी बिहार यूपी हाई अलर्ट पे हैं, और आशा करता हूँ कि ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा जनहानि ना हो। एक बार को धन हानि से उबरा जा सकता है, जनहानि से नहीं। और हम ये कह सकते हैं कि जब मानव प्रकृति की सीमा का उल्लंघन करता है, तभी प्रकृति भी अपनी सीमा का उल्लंघन करती है। ये जो त्रासदी है, ये दोनों तरफ के सीमा उल्लंघन से हुआ है। चीन ने इतने सारे छोटे छोटे डैम, छोटे बड़े डैम बनाए हैं, इतने सारे रोड बनाए हैं, इतने सारे नए नए गांव बसाए हैं उस क्षेत्र में, तो वो वहाँ की इकोलॉजी को और वहाँ के इकोसिस्टम को इफेक्ट तो कर ही रहा है। और एक बार को मैं सामने रखे गेहूं सांप पे विश्वास कर लूँ, लेकिन चीन पे तो कभी विश्वास नहीं कर सकते। हमारा इतिहास भी उनके साथ कुछ वैसा ही रहा है। और 65 और 67 की बात छोड़ दें, या गलवान की और डोकलाम की बात छोड़ दें, तो कोविड के दौरान उन्होंने पूरे विश्व को कैसे धोखा दिया, ये तो भूलने वाली बात नहीं है ना, इसको तो भूल भी नहीं सकते हैं। वस्तुतः जब जब मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघते हुए प्रकृति के वर्जित क्षेत्र में जाता है, पहाड़ बहुत ही, अभी तो एक शब्द आता है नाजुक, बहुत ही नाजुक होते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेलिकेट। द इकोसिस्टम ऑफ माउंटेन्स इज़ वेरी वेरी डेलिकेट। उसके लिए मतलब अभी तो दिमाग में नाजुक शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन ये शब्द उतना सही नहीं है। यहाँ पर बारिश होती है, बर्फ़ होता है, गिरता है, धीरे धीरे एवलांश की स्थितियाँ बनती हैं, स्लाइड की स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को रहना है पहाड़ों में ही। हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी वहाँ सेनाओं की तैनाती होती है, क्योंकि हमारी सीमाएं पहाड़ी, हिमालय बहुत हद तक हमारी सीमा बनता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं, एक तरह से हमें मजबूर करती हैं कि हम पहाड़ों में अपना कार्य करें। अब आप देखिए कि BRO जो है सो कि चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हम ये देखिए कि हम सियाचिन में रह रहे हैं, और पिछले 30-32 सालों से सियाचिन कोई रहने की जगह है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो, और वहाँ पे भी कई बार हमने कई सैनिकों को खोया है। वहाँ पे युद्ध में हमने कम सैनिकों को खोया है, और एवलांश से और मौसम की मार से, फ्रॉस्ट बाइट से ज़्यादा सैनिक मरे हैं, क्रिवासिस में ज़्यादा सैनिक मरे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें, मैं जब मैप देख रहा था तो मैंने देखा कि मतलब तिब्बत और नेपाल की सीमा पे कई कई गांव नए बसे हैं, जहाँ 2002, 2004 में 5 घर, 8 घर होते थे। 2022-24 आते आते एक बड़ा सेटअप हो गया। व्यक्ति जब कहीं जाता है तो फिर अपने साथ वो सुख सुविधा की भी मांग करता है। तो सरकारें भी एक तरह से सोचती हैं कि हाँ, यहाँ पे बिजली जाना चाहिए, यहाँ पे टैप टू वाटर होना चाहिए, यहाँ पे रोड होना चाहिए, यहाँ पे स्कूल भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन भी होने चाहिए। हम उसे भाग नहीं सकते हैं। और सब उसमें एक और बात है जो कि मैं जोड़ना चाहता हूँ। पानी जब आना शुरू हुआ, ये सुबह 9:30 से 10:30 के बीच की घटना है। पानी जब आना शुरू हुआ, मतलब कि जहाँ वो जो ग्लेशियल
लेक जहाँ पे फॉर्म हुआ था सिस्मिक एक्टिविटी से, वहाँ से बॉर्डर तक आने में लगभग 45 मिनट मिनिमम समय लगा। क्या चीन हाइड्रोलिक डाटा या पहले से वार्निंग नहीं दे सकता था? चलिए, हाइड्रोलिक डाटा शेयर करना उतने उसमें जो है संभव नहीं हो सकता है, पल के लिए हम ये मान भी लें, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि चीन जो है सो कि वो पहले वार्निंग दे दे? ट्विटर को खोल के देखिए तो लगता है कि जितने भी चीन की समर्थित और समर्पित ट्रोल आर्मी है कि नहीं भारत ऐसा ना करे, ये चीन को ब्लेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें चीन का कोई दोष नहीं है, ये एक प्राकृतिक आपदा है आदि इत्यादि। आप कुछ भी कहिए, चीन इस घटना में सर्वथा दोष मुक्त तो नहीं है। ये जो मेरे मन की बात है। अब जब कभी इसकी जांच होगी तो सच्चाई आएगी बाहर, लेकिन चीन इससे सर्वथा दोष मुक्त नहीं है। सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। नेपाल सरकार ने लगभग 400 से ऊपर ही लोगों की लिस्ट जारी की है, और मैं उसमें देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया 50 से ऊपर यूक्रेनियन वहाँ क्या कर रहे थे? वो बॉर्डर एरिया यूके और यूएस के वहाँ पे, तो कुछ तो बड़ा गेम चल रहा है। इसको आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन कुछ तो बड़ा गेम चल रहा था। खैर, प्रकृति सामने आई और उसने सारे गेम का बाजा बजा दिया। लेकिन यह सच है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के दम पे, अपनी बुद्धि के बल पे बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी भी प्रकृति से पार पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं हुआ है। कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती है जो मनुष्य को उसकी क्षुद्रता का एहसास करा देती है, उसकी लघुता का भान करा देती है। खैर, नेपाल त्रासदी हम लोगों के लिए एक लेसन भी होना चाहिए, एक शिक्षा होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत सरकार अरुणाचल में और असम में बड़े बड़े डैम बना रही है, भारत सरकार को नेपाल सरकार को विश्वास में लेते हुए उधर भी 2-4 ऐसे डैम बनाने चाहिए। ये फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले 10 साल 15 साल लग सकते हैं इसमें, जिनसे कि जान माल का नुकसान कम हो। अगर वो डैम बन जाएंगे तो फिर आप पानी के बहाव को बहुत हद तक नियंत्रित कर लेंगे। हमें मतलब पूरा कंट्रोल तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि आज के दिन कुछ विशेष जब मैं देख रहा था तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग घटना दृष्टिगत हुई, नजर आई, और वो ये था कि आज ही के दिन 27 अगस्त को 1979 में IRA ने, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने, भारत के अंतिम वायसराय रहे लॉर्ड माउंटबेटन को मार डाला था। उनकी हत्या करती थी या वध किया था, वो फिर सिचुएशनल है, लेकिन उनकी हत्या हुई थी आज ही के दिन। और द ग्रेट खली, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1972 में। और बाकी फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और हर हर महादेव।